या जानवी, यू रेडी? यार चलो ready. टेक। Okay. बहुत लेट हो गया यार। हाँ, I'm ready. चलो कम ऑन। Okay. Ready? Yeah. Look here. Slightly turn. Yeah. Yeah. Yeah, smile. Broader one. Yeah. Very nice. Look here. ये बच तो जाएगा ना? ये तो मर गया है। He is dead. मैंने जब कहा काम हो जाना चाहिए मतलब हो जाना चाहिए। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, समझे? मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा। सर, क्या? कमिश्नर साहब ने लेटर भेजा है। ठीक है, रखो। क्या है? सर, लेटर नहीं पढ़ा आपने? मैं पढ़ लूंगा बाद में, समझे? सिर पर खड़े मत रहो, निकल जाओ। सर, कमिश्नर साहब ने कहा था कि जैसे आपको लेटर मिला आप फौरन से पढ़े और उन्हें फोन करें। सर, ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा है? मैं तुम्हारे पास एक इंटेलिजेंट ऑफिसर भेज रहा हूं। उस ऑफिसर का नाम प्रियंका है। बहुत अच्छी और मेहनती ऑफिसर है वो। कभी तुम्हारी नाक कटने नहीं देगी। मैं सोचता हूं कि वो बहुत लकी है कि उसे एसीपी प्रद्युमन जैसा बॉस मिल रहा है। जब तक ये लेटर तुम्हें मिलेगा शायद तब तक वो तुम्हारे ब्यूरो में पहुंच भी जाए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मैं प्रियंका। हटिए। हाँ अभिजीत। सर, ये आदमी काफी ऊंचाई से गिरा है, शायद सेकंड फ्लोर से। तभी ये पानी के नीचे जाके जमीन पे टकराया। सर, ये अपने आप नहीं गिरा है। इसके गले पे और हाथों पे नाखूनों के निशान हैं। डिफेंसिव वुंड्स। लगता है विक्टिम की किसी के साथ छीना झपटी हुई थी और विक्टिम ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। तुम ठीक कह रही हो, इसका किसी ने खून किया है। मगर आप? अभिजीत, मैं हड़बड़ी में इनसे मिलवाना भूल गया। ये हमारी नई सीआईडी ऑफिसर है, प्रियंका। इंस्पेक्टर प्रियंका। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये आपका पहला केस है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रियंका, जरा देखो इनमें से किसी ने इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा है क्या? यस सर। क्या आप लोगों ने, किसी ने भी इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा था? जी, मैंने देखा। हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे थे। मेरा मतलब फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। अचानक एक चीख सुनाई दे, ऊपर देखा तो ये आदमी गिर रहा था। क्या आपने किसी और को देखा था? जी नहीं। अगर इस आदमी का सर नीचे जमीन पे नहीं टकराता तो शायद इसकी मौत नहीं होती। सर, ये आदमी है कौन? सर, हाँ? ये होटल के मैनेजर है, शायद इन्हें मालूम होगा। ये गणपत है, हमारे होटल में काम करता था। काम करता था मतलब? वेटर था, इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा होगा? मैनेजर साहब, ये आदमी वहाँ उस खिड़की से नीचे गिरा है। क्या है वहाँ पे? वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। जब भी बुकिंग होती है उसे खोल दिया जाता है, लेकिन आज कोई बुकिंग नहीं थी। ठीक है प्रियंका, तुम फ्रेडरिक्स के साथ जाकर उस रूम की अच्छी तरह से छानबीन करो। वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। यस सर। मैनेजर साहब। सर। अपने होटल के सारे स्टाफ को यहाँ बुला कर लाओ। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ओके सर। तुम कौन हो? तुम? मैं राहुल मैडम। यहाँ क्या कर रहे हो? वो गणपत मेरा दोस्त है। मैं देख रहा था क्या हुआ है। यहाँ से? तुमने किसी चीज को छुआ तो नहीं? नहीं, मैंने किसी चीज को नहीं छुआ। सॉरी मैडम। अरे अरे रुक जाओ। रुक जाओ, भागो मत। मैं कह रही हूँ रुक जाओ। रुक जाओ, ना गोली मार दूंगी।
भाग क्यों रहे थे? मैं डर गया था मैडम। डर गए थे? फेडरिक, ये जरूर कुछ छुपा रहा है। ले चलो इसे। चलो चलो। जूतों के निशान? सर, यहाँ खिड़की के पास दीवार पर जूतों के अलग अलग निशान हैं। सर, लगता है गणपत को यहाँ से ही नीचे फेंका गया था। तो उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी। हाँ, हो सकता है। प्रियंका, तुम एक काम करो, तुम उनकी फोटो लेके नीचे आ जाओ। यस सर। फ्रेडरिक, मुझे जरा कैमरा देना। फ्रेडरिक, जरा इसके जूते चेक करो, कहीं वो निशान इसके तो नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं खूनी नहीं हूं। चुप, अभी पता चल जाएगा तुम खूनी हो या नहीं। रखो इस पे पैर। उठाओ, अभी नीचे मत रखो। उठाओ अपने पैर को। इसके जूते का निशान मैच नहीं हो रहा है। तुम इतना डर क्यों रहे थे और भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? फेडरिक, मुझे लगता है ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं। ले चलो इसे। इस तरह का झगड़ा हुआ हो, एक दूसरे को नोच खसोट रहे हो, तो हाथ में या नाखूनों में सामने वाले की कोई ना कोई निशानी तो आ ही जाती है। हाँ, जैसे खाल का टुकड़ा या बाल, ऐसे कुछ था इसके हाथ में? नहीं सर, इसका हाथ तो खाली है। अभिजीत, ये भी हो सकता है कि अगर इसके हाथों में कुछ था तो वो यहाँ स्विमिंग पूल के पानी में गिर गया हो। मतलब पूल के अंदर जाके देखना होगा। सर, हाँ, सर, दीवार पर कुछ जूतों के निशान मिले। ये कौन है? इनका नाम है मिस्टर राहुल और ये शायद भागने की कोशिश कर रहे थे। जरा वो निशान दिखाना तो। ये गणपत के जूते का निशान है। इसका मतलब है ये दूसरा निशान खूनी का है, और खूनी कोई मर्द ही है। सर, होटल में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब यहाँ। गुड। मुझे सिर्फ आदमियों से बात करनी है। लेडीज आप जा सकती हैं। थैंक यू। फ्रेडिक्स, इन सब के जूतों को इस निशान के साथ मैच करके देखो। यस सर। तो प्रियंका, ये सब इन सब लोगों को अच्छी तरह से चेक करो। अगर गणपत का खूनी इनमें से कोई है तो उसके चेहरे के आसपास या हाथों पर कहीं ना कहीं खरोंच होगी। यस सर। बड़े जल्दी में हो? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं? अच्छा, हाँ? ये क्या है? ये निशान कहाँ से आए? पता नहीं, सुबह उठते ही साथ मैंने किसकी शक्ल देख ली। पूरा दिन खराब हो गया। जिंदगी में पहली बार लाश देखी है मैंने। मुसीबत तो है कि अपनी लॉन्च पार्टी भी इसी होटल में है, और जिस तरह से सीआईडी इस होटल में चिपक गई है ना,
और एक एक कूना सूंघ रही है। आई डोंट थिंक कि आज हमारी लॉन्च पार्टी हो पाएगी। बताओ ये निशान कैसे? वो क्या, वो पहले तुमने गणपत से झगड़ा किया, फिर तुमने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। नहीं मैडम, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उससे आज मिला भी नहीं। तो फिर तुम्हारे गर्दन पे ये नाखूनों के निशान कहाँ से पैदा हो गए? मेरा झगड़ा हुआ था। किससे? गणपत से। यही तो हम भी कहना चाह रहे कि तुम्हारा झगड़ा गणपत से हुआ था। ये आज नहीं हुआ था झगड़ा, ये 1 हफ्ता पहले की बात है। सच कह रहा है ये निशान 1 हफ्ते पहले के। चलो मान लिया 1 हफ्ते पहले। किस बात पर झगड़ा हुआ था तुम्हारा गणपत के साथ? उसने मेरा पर्स चुराया था सर। पर्स चुराया था? हाँ साहब, वो तो बाकी लोगों ने आके उसे बचा लिया, वरना मैं उसको वो सबक सिखाता कि राहुल छोड़ दे सकते, राहुल छोड़, छोड़। मुझे माफ कर दे यार, मैं चोर नहीं हूँ सर। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अगर मैंने किसी भी तरीके से 6 लाख रुपए जमा नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। मुझे कहीं से भी 6 लाख रुपए चाहिए। सर, राहुल सच कह रहा है। उस चोरी की वजह से गणपत को नौकरी से निकाल दिया गया था। गणपत को 6 लाख रुपए क्यों चाहिए? सर, गणपत की बंद मुट्ठी में शायद खूनी अपना पता छोड़ गया है। नकली आंख? हाँ सर, ये शायद खूनी की आंख है जो हाथापाई करते समय गणपत की मुट्ठी में आ गई और यहाँ नीचे गिर गई। इन सब की आंखें तो असली लगती है। मैनेजर साहब, किसी गेस्ट ने रिपोर्ट किया कि उसकी नकली आंख गुम हो गई है? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो फिर ये आंख हो किसकी सकती है? सर, गणपत को किसी को 6 लाख रुपए देने थे, शायद इसलिए उसने चोरी करने की कोशिश की हो। सर, हो सकता है खूनी वही आदमी हो जिसे गणपत 6 लाख रुपए देने वाला था। पैसों के लेकर दोनों में झगड़ा हुआ होगा और उसने गणपत को नीचे फेंक दिया। फ्रेडिक्स, तुम सामने गेट पर जाकर खड़े रहो और होटल में आने जाने वाले हर आदमी पर कड़ी नजर रखो। मेरे परमिशन के बगैर कोई भी बाहर जाने ना पाए। हो सकता है ये नकली आंख वाला आदमी अभी भी होटल के अंदर हो। यस सर। और अभिजीत, तुम फौरन गणपत के घर जाओ और पता करो कि गणपत को 6 लाख रुपए क्यों चाहिए थे। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी उस पर? हो सकता है उसके घर वालों को इस नकली आंख वाले के बारे में भी कुछ पता हो। पागल हो गई हो तुम? संभालो अपने आप को और प्लीज रोना बंद करो। जीना नहीं चाहती हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। देखो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। क्या बात है बताओ, हम लोग CID से हैं। सर, मेरी शादी तय हो गई थी। मेरे भाई गणपत ने मेरी शादी अमेरिका में रहने वाली एक लड़के से तय की। बहुत खुश है मेरा भाई कि अब मैं इस गरीबी की जिंदगी से छुटकारा पा जाऊंगी, मगर मेरे ससुराल वालों ने उससे 6 लाख रुपए की मांग की है। 3 महीने पहले उन्होंने मांगा था। मेरा भाई सिर्फ 5,000 रुपए की नौकरी करता है, वो कहाँ से लेकर आएगा? फिर पता
जादू हुआ कि उसके पास 3 लाख रुपए आ गए। कहाँ से आए इतने पैसे? पता नहीं। वो पैसे अभी कहाँ हैं? उसने मेरे ससुराल वालों को दे दिए। और क्या कहा तुम्हारे भाई ने? उसने कहा था कि वो किसी आदमी के लिए काम कर रहा है और आज दोपहर तक उसे 3 लाख रुपए और मिलने वाले थे। मगर तुम सुसाइड क्यों कर रही थी? अभी थोड़ी देर पहले मेरे ससुराल वालों ने मुझे बुलाया था। बस, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हारे भाई ने? कह के गया था कि आज 12 बजे तक पैसे लेके आएगा। कहाँ रह गया वो? वो बस आते ही होंगे। आप प्लीज थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। अब बस बहुत हो गया। आखिर समझ क्या रखा है? मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करता है। अरे ग्रीन कार्ड है इसके पास। 25-30 लाख रुपए तो कोई ऐसे ही दे देता दहेज में। जाकर अपने भाई से कह देना कि ये शादी नहीं हो सकती। मैंने बहुत हाथ जोड़े उनके, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं जानती थी, मालूम था मुझे शादी टूटने की खबर मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस अब और बोझ नहीं बन सकती हूँ मैं उसके ऊपर। नहीं बन सकती हूँ मैं बोझ। देखो, एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका खून हो गया। दहेज के लालच ने इसके भाई की जान ली। ऐसे लालची लोगों की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। सब प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, मैं उन्हें रास्ता दिखा कर आती हूँ। ठीक है, जाओ, अरेस्ट करो सबको और उनसे वो 3 लाख रुपए भी लेके आओ जो गणपत ने उन्हें दिए थे। वो पैसे शायद हमें उस खूनी तक पहुंचा सकते हैं। मैडम बहुत लकी हैं आप। इस होटल में सिर्फ यही एक कमरा है जो खाली है। गुड डे मैम। झांक रहा था क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता चला मामला दहेज का है। गणपत को अपनी बहन के दहेज के लिए 6 लाख रुपए चाहिए थे। हर जगह वही दहेज का मामला है, पता नहीं कब खत्म होगा। सर लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, गणपत का खून किसी ने क्यों किया? ये तो शायद होटल में ही पता चलेगा। जानवी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अभी इस कमरे में आई, जैसे इस अलमारी का दरवाजा खोला, ये गिर पड़ा। साहब, ये तो मर चुका है, जहर दिया गया इसे। जहर? लेकिन वरुण को कोई क्यों जहर देगा? वरुण? वरुण नाम है इसका, आप जानते हैं इसे? मेरा दोस्त है। आपका दोस्त है? जी हाँ, मुझसे मिलने आया था। मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि तुम कमरे में बैठकर कॉफी पियो, मैं शॉट देकर आती हूँ। कॉफी? वो कॉफी कहाँ है? शायद उसमें कुछ मिला होगा। कॉफी तो मेरे पुराने कमरे में होगी, रूम नंबर 225। जब मैं वहां गई तो सारा कमरा बिखरा पड़ा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई।
प्रियंका, यस सर। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। यस सर। देखते हैं कमरा नंबर 225। क्या हो रहा है ये? हैं? क्या साफ कर रहे हो? जो चीज जहां रखी है वही रहने दो। कुछ गड़बड़ किया है? हैं? कुछ गलती हो गई साहब। गलती हो गई? एक्टिंग कर रहा है? वो कॉफी का कप, बाकी की क्रॉकरी कहाँ है? साहब उसमें से कुछ क्रॉकरी टूट गई थी, उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया, और जो बच गई थी उसको हमने धुलने के लिए भेज दिया साहब। तो फिर भागो और वो क्रॉकरी लेकर आओ जल्दी। ठीक है साहब। अभिजीत, लगता है अभी भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। फ्रेडिक्स सर, लगता है ये कॉफी के दाग है। यहां से कारपेट के फाइबर्स उठाओ और बड़े प्यार से अपने एविडेंस के कंटेनर में रखो। बहुत बड़ा सबूत है खून का। जानवी जी, आपका दोस्त आपसे मिलने आया और आते ही उसका खून हो गया। अजीब बात है ना? मुझे तो पता भी नहीं था कि वरुण मुझसे मिलने आने वाला है। मैं तो शूटिंग के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक वरुण आ गया। मैडम कॉफी। हाँ रख दो। थैंक यू। अब कौन आ गया? ठीक से तैयार भी नहीं होने देता। सरप्राइज। वरुण, तुम यहाँ कैसे? तुम तो सिंगापुर जाने वाले थे ना? हाँ, जाने वाला था, मगर मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। कैसे हो तुम? कुछ दिन यहाँ रुकोगे ना? बस बस बस, एक साथ इतने सारे सवाल। जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ गगन, शॉट रेडी है? अच्छा ठीक है, मैं भी। जस्ट अ मिनट। सो सॉरी वरुण, लेकिन तुम्हें कुछ टाइम अकेले बैठना पड़ेगा। वो मेरा शॉट रेडी है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी, आधे घंटे में। तुम तब तक कॉफी पियो। ठीक है। ओके। ओके। उसके बाद मैं शूटिंग के लिए चली गई। जानवी जी, वरुण कॉफी पीने के बाद मरा है। कॉफी में जहर था। कॉफी पीने के बाद जैसे ही वरुण पर जहर का असर हुआ, वो टेबल पर गिरा और टेबल की कॉफी यहां ऐसे कारपेट पर गिर गई और फैल गई। सर, अगर हम ये मान कर भी चले कि वरुण ने जहर वाली कॉफी इसी कमरे में पी थी, तो उसकी लाश कमरा नंबर 223 में कैसे मिली? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जानवी जी को एक नया कमरा दिया गया तो वो भी कमरा नंबर 223, जहां पे लाश पड़ी हुई थी। जब मैं उस कमरे में जा रही थी तो मुझसे कहा गया कि इस पूरे होटल में सिर्फ वही एक कमरा खाली है। ओह, तो ये बात है। वरुण का खून करने के बाद खूनी ने वरुण की लाश को उस कमरे में छुपा दिया जो खाली था, कमरा नंबर 223। उसे क्या पता कि वही कमरा जानवी जी को दिया जाएगा। सर, खूनी कोई निशान छोड़ के गया है। जूतों के निशान। वैसे ही है। सर, कमाल हो गया। वरुण का खून उसी आदमी ने किया है जिसने गणपत नाम के वेटर को मारा, और होटल के जिस कमरे से गणपत को नीचे स्विमिंग पूल में फेंका गया था, वहां दीवार पर जो जूते के निशान मिले थे, वो निशान और ये एक ही जूते के।
खूनी के जूते का निशान है, इसका मतलब है कारपेट पे कॉफी पहले गिरी है और फिर खूनी का पैर इस पे पड़ा जब वो कमरे से बाहर जा रहा था। हाँ, इसका मतलब है खूनी यहीं पर था जब वरुण ने कॉफी पी। हम अगर वो कमरे के अंदर आया कहां से? कमरे के अंदर जानवी तो पहले से ही थी ना। सर, जानवी जी के कमरे में ये कॉफी लेकर आया था। साहब, माँ कसम, मैंने किसी को जहर वहर नहीं दिया है साहब। तो फिर जहर आया कहां से कॉफी में? हाँ? सर, होटल में कुछ भी होता है तो यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उन पर पहला शक जाता है। ऐसे में कोई फजूल में अपनी गर्दन क्यों फंसाएगा? जानवी, जब ये वेटर कॉफी लेकर आया तब आप बाथरूम में थी ना? जी, मैं मिरर के सामने खड़े होकर मेकअप कर रही थी। प्रियंका, जरा अंदर जाकर खड़ी रहो। जानवी जी, आप दिखाइए इनको, आप कैसी और कहां खड़ी थी। जाइए। जानवी, जब आप बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी तब ये दरवाजा इतना ही खुला था या? नहीं, इतना ही खुला था। और उसके बाद कॉल बेल बजी और आप दरवाजे की ओर गई। जी। आने वाला वेटर था। वेटर ने कॉफी मेज पे रखी और चला गया और आप वापस बाथरूम में चली गई। प्रियंका, तुम्हें वहां से कमरे का दरवाजा दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। और टेबल पर रखी हुई कॉफी? नहीं सर, कॉफी नहीं दिख रही है। नहीं, यही हुई है गड़बड़। जब जानवी बाथरूम में थी तभी खूनी ने जहर मिलाया कॉफी में। आपका मतलब है कि खूनी चुपके से इस कमरे के अंदर आया, कॉफी के अंदर जहर मिलाया और यहां से चला गया? नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो खूनी को कमरे के अंदर आते हुए जानवी देख लेती। हाँ सर, दरवाजा सिर्फ 2 ही बार खुला था। एक बार जब वेटर आया और दूसरी बार जब वरुण आया था, और वेटर के जाने के 15-20 सेकंड बाद ही वरुण आ गया था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इसी 15-20 सेकंड के बीच में ही हुआ है। सर, लेकिन 15-20 सेकंड में खूनी कहां से आया और कॉफी में जहर मिलाकर कहां चला गया, ये बात समझ में नहीं आई। समझ में आएगी भी कैसे? खूनी बाहर से आया ही नहीं, वो यहां इसी कमरे में छुप के बैठा था, शायद इस कैबिनेट में। वो जैसे ही कॉफी में जहर मिला रहा था उतने में वरुण आया होगा और वो वापस कैबिनेट में छुप के बैठा। पेड्रिक्स, जरा इस पे देना। सर, वो खूनी यहीं पे छुप के बैठा था। उसके पसीने का निशान बन गया, ये देखिए। उसकी पीठ यहां पे लगी हुई थी। सर, लेकिन खूनी ने वरुण की लाश यहाँ क्यों नहीं छुपाई? इसका जवाब तो वो खूनी ही दे सकता है। मैनेजर साहब, आपने कहा कि आपके होटल में काम करने वाले किसी भी आदमी का हाथ इस खून में नहीं हो सकता। आप सही करें। हाँ, मगर इन दोनों कमरों के अंदर आने के लिए खूनी को चाबियों की जरूरत पड़ी होगी। वो चाबियां वो कहां से लेके आया होगा? आइए सर, यहाँ पे होटल के हर कमरे की चाबी रहती है जिसे हाउसकीपिंग वाले इस्तेमाल करते हैं कमरा साफ करने के लिए। उनके अलावा कोई और भी है जो इन चाबियों को हाथ लगाता है? नहीं सर, इन चाबियों को सिर्फ हाउसकीपिंग वाले ही इस्तेमाल करते हैं। ये किसने तोड़ा? अरे, ये कैसे टूटा? सर, यहाँ तो मास्टर की रहती है। इस अकेली चाबी से होटल के हर कमरे को खोला जा सकता है। ओह, तो मास्टर की गायब हुई है। जिस किसी ने भी यह काम किया है, हो सकता है उसके उंगलियों के निशान यहाँ पे हो। पेड्रिक्स सर, जरा चेक करो। अगर उंगलियों के निशान मिले तो होटल में काम करने वाले सब आदमियों के हाथों से मिला के देखो। खूनी यहीं आसपास ही है। ये काम यहीं पे काम करने वाले किसी आदमी का है जिसे मालूम था कि मास्टर की कौन सी है और कहाँ रखी रहती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों किसी ने कॉफी में जहर मिलाया। देखो जानवी, जो होना था सो तो हो गया। तुम अपने आप को संभालो, जस्ट रिलैक्स। ऐसे कैसे संभालूं अपने आप को? नहीं। एसीपी साहब, आप? जानवी, इस जूस में जहर हो सकता है। जहर? हाँ, कोई है जो आपको मारना चाहता है। मुझे?
वरुण का खून धोखे से हुआ था। खूनी वरुण को नहीं, आपको मारना चाहता था। इसका मतलब वो जहर मेरे लिए था? जी हाँ, खूनी बहुत खतरनाक है। उसने 2 लोगों की जानें ली है और वो आपको मारकर ही रहेगा। तो फिर एसीपी साहब कुछ कीजिए ना। प्रियंका, यस सर। जानवी को 1 सेकंड के लिए भी अकेले मत छोड़ना। उसके साथ साए की तरह चिपके रहना। हाँ अभिजीत, कुछ पता चला? सर, मास्टर की गणपत ने चुराई थी। फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। ओह, तो इसका मतलब है गणपत की मदद से खूनी ने मास्टर की हासिल की और उस मास्टर की से वो जानवी के कमरे में घुस गया। सर, गणपत को जिस पेपर पे 3 लाख रुपए लपेट के दिए गए थे, हाँ, इस पे पीतल की या चांदी की मूर्तियों में जो पॉलिश होती है वो पॉलिश चिपकी हुई है। अच्छा। और सर, इस पे कुछ लिखा भी हुआ है। मैंने इसे स्कैन करके देखा है। ये तो उल्टे हैं। मैं सीधा करता हूं सर। सर, इस पेपर पे पीतल का कोई शोपीस या स्टेचू होगा जिस पर ये सब लिखा होगा। INTRCTCLB। कुछ लेटर्स गायब है अभिजीत। सर, लास्ट में CL-B। कहीं ये क्लब तो नहीं है? हो सकता है। अभिजीत, पता करो मुंबई में ऐसे कितने क्लब्स हैं जिनके नाम आई लेटर से शुरू होते हैं। आइकॉन, इप्सिता, इंटरसिटी क्लब, स्टैच्यूज, अवार्ड्स। अभिजीत, पता करो इस इंटरसिटी क्लब में कभी कोई अवार्ड फंक्शन हुआ था क्या? उनकी वेबसाइट से पता चलेगा। यंग अचीवर्स अवार्ड 4 लोगों को दिया गया था सर। ये पहला स्पोर्ट्स पर्सन है चेतन, दूसरा बिजनेसमैन गिरीश कुमार, तीसरी ये मॉडल है सर लेखा, और चौथा ये। एक मिनट अभिजीत, मॉडल? ये जानवी भी मॉडल है ना? यस सर। अच्छा, उसके बारे में कुछ पता चल सकता है? सर, जानवी अभी जिस परफ्यूम के लिए मॉडलिंग कर रही है, मिस परफ्यूम, उससे कुछ पता चल सकता है सर। मिस परफ्यूम। सर, इन लोगों ने अपनी मॉडल सिलेक्शन के लिए कुछ दिन पहले कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिस पे पहले नंबर पे जानवी थी और दूसरे नंबर पे लेखा। तो लेखा को हरा के जानवी जीती थी। एक्सक्यूज मी लेखा जी। जी? कुछ दिनों पहले एक मॉडलिंग कंपटीशन हुआ था जिसमें एक परफ्यूम भी लॉन्च हुआ था, मिस परफ्यूम। जी हाँ। जानवी नाम की लड़की ने वो कंपटीशन जीता था। जी हाँ। और आप दूसरे नंबर पे आई थी, इसलिए आप जल भुन गई और आपने उसका खून करने की सोची। क्या? ये क्या बके जा रहे हैं आप लोग? अब जरा एक्टिंग बंद करिए, इधर आइए। बदला लेने के लिए आपने गणपत नाम के होटल के एक वेटर को हायर किया, उसे 3 लाख रुपए दिए एक पेपर में लपेट के। आप ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कंपटीशन हार जरूर गई थी और हाँ, थोड़े दिनों के लिए रोई धोई, पर इसके लिए मैं किसी का खून कैसे? आपने नहीं किया तो किसी और ने किया आपके लिए। देखिए, मेरे लिए कोई किसी का खून क्यों करेगा? ऐसा हुआ है लेखा जी, और जिस किसी ने भी ये किया है उसकी एक चीज है हमारे पास। आप किसी ऐसे आदमी को जानती हैं जिसकी एक आंख नकली है? नकली आंख? ओह नो। ओह गॉड। आशीष, ये तुमने क्या किया? आशीष? ये आशीष कौन है? आशीष मेरा भाई है, उसकी एक आंख नकली है। बचपन से उसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। भैया, ये क्या किया आपने? उसकी कोई फोटो है आपके पास? थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हो जाएगा, मैं तैयार हो जाती हूँ। ओके। यस सर। प्रियंका, मैं तुम्हें मोबाइल पे उस खूनी की फोटो भेज रहा हूँ। ओके सर।
शांति! रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। गोली मारेगी? मार गोली, ये भी मारेगी। रुक, मैं तो फेंक दूंगा इसको नीचे। देखो देखो अभी भी वक्त है, छोड़ दो उसे। भैया भैया प्लीज भैया छोड़ दीजिए उसे भैया, प्लीज भैया। नहीं लेखा, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। मैंने तुझे रातों को छुप छुप के रोते हुए देखा है। इसकी वजह से आज इस परफ्यूम लॉन्च की मॉडल तू होती, मगर इस लड़की की वजह से तुझे हारना पड़ा। आशीष अपनी बहन की बात मानो। देखो तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो ना। आशीष नहीं, आशीष मेरी बात मानो और देखो तुम्हारी बहन कितनी परेशान है। देखो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान है। मेरी वजह से नहीं है, इसकी वजह से परेशान है। इसने मेरे बहन का हक छीना है, खत्म कर दूंगा इसे मैं। नहीं आशीष नहीं, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। जरा सोचो आशीष, देखो अगर तुमने जानवी को मारा तो तुम्हारा क्या होगा। जरा सोचो तुम्हारी बहन का क्या होगा। नहीं, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। मेरी बहन की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं भैया, आशीष नहीं। माय गॉड! प्रियंका, प्रियंका तुम ठीक तो हो? हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभिजीत, बड़ी अजीब केस है। एक भाई ने अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी जान दी और दूसरे भाई ने अपनी बहन की खुशी के लिए दो लोगों की जानें ली। ये मर चुका है सर। सर ये भी मर चुकी है। ये लोग भाग क्यों नहीं सके? सर भागता कहां से? ये देखिए, ये लड़का कितनी बुरी तरह जख्मी है। पूरे बदन पे चाकू के निशान है, यहां तक कि गला भी काट दिया गया है। हाँ सर, इनको भी जलने से पहले चाकू मारा गया है। शायद इसीलिए ये लोग भाग नहीं सके। तो हाँ दया, सर ये देखिए, शायद इसी चाकू से इन दोनों का खून किया गया है। ये चाकू तो आमतौर पर मिलिट्री वाले इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, इसे एविडेंस बैग में रख दो। हाँ तो सर इस खिड़की से कोई भागा है, वो देखिए। इसका मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी यहाँ था। थैंक गॉड बेहोश है, मरा नहीं है। संभल के। ज्यादा जला नहीं है, शायद इसने आग से बचने की कोशिश की है, मगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बेहोश होकर गिर गया। कैसा इंसान है ये? उन दोनों को अकेला मरता हुआ छोड़ खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अभिजीत, देखो इसके शरीर पर कोई चाकू वाकू के वार है क्या?
नहीं सर, चाकू नहीं लगा है। फ्रेडिक्स, जल्दी से इसे हॉस्पिटल भेजने का बंदोबस्त करो। ये जितने जल्दी होश में आएगा हमारे लिए अच्छा है। क्या आप लोग इन दोनों के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर, ये मेघना है और ये उसका बेटा। दोनों इसी घर में सालों से अकेले ही रहते थे। ये विधवा है। कोई यहाँ आता जाता था इनसे मिलने के लिए? नहीं सर, यहाँ पे तो किसी को हमने आता जाता नहीं देखा। एक मिनट, क्या इस आदमी को कोई पहचानता है? नहीं साहब, इसको तो हमने कभी नहीं देखा। नहीं, इसको यहाँ पे कभी नहीं देखा। तो फिर एक अनजान आदमी यहाँ क्या कर रहा था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की मौत रात के 2:30 और 3 बजे के बीच में हुई है। और आग रात के करीब 3 बजे लगी थी। सर, आग जरूर लगी होगी, मगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन दोनों की मौत दम घुटने से नहीं हुई है। इन बेचारों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। सारे बदन पर जख्म है, जैसे मारने वाले ने पूरी नफरत से मारा हो इन्हें। इतने सारे जख्मों की वजह से इनके शरीर का सारा खून बह गया। इनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि ये चलकर बाहर आ सके। शायद इसी चाकू से मारा गया है इन्हें। हाँ, इसी चाकू से मारा गया इसे। और इनके जख्मों को देखते देखते एक और चीज मुझे दिखाई दी है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सर, इस औरत के नाखून के नीचे मांस का एक छोटा टुकड़ा है। देखिए, मुझे लगता है मरने से पहले इस औरत ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की होगी और हाथापाई में खूनी के खाल का एक छोटा टुकड़ा इसके नाखून के नीचे रह गया। मतलब इन दोनों माँ बेटों को मारने के बाद ही आग लगाई गई थी। लेकिन वो आदमी कौन है जो हमें घर के बाहर बेहोश पड़ा मिला था? सर, मुझे तो लगता है वही खूनी है। अगर वही खूनी है तो फिर आग किसने लगाई? किसी और ने, जो इन तीनों को मारना चाहता है। प्रियंका, मैक्स की हालत कैसी है? सर, डॉक्टर्स ने कहा कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी गहरे शॉक में है। गहरे शॉक में है? ऐसा काम करेगा तो शॉक लगेगा ही। उसके शॉक का इलाज तो मैं करूंगा। चलकर उसी से पूछते हैं ये सारा मामला है क्या और इन दोनों को मारा किसने है। सर, उसे अभी अभी होश आया है। हमें उससे बहुत जरूरी बात करनी है। इतनी जल्दी? जी हाँ, अभी इसी वक्त। सर, उसके जेब से हमें ये पासपोर्ट और वॉलेट मिला है। सिर्फ रुपए? वॉलेट खाली है सर। इटली का पासपोर्ट? तो ये आदमी रोम का रहने वाला है। मैक्स रायन नाम है इसका। मैक्स रायन? ये इंडिया कब आया? देखो जरा। 9 दिन पहले। 9 दिन पहले? सिर्फ एक माँ और बेटे को मारने के लिए ये रोम से आया है। मैक्स? मैक्स? यस। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ये हिंदी समझता है क्या? सर, ये समझता भी है और बोलता भी है। कैसे हो मैक्स? कौन है ये लोग? ये सीआईडी के लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नर्स, पेन किलर फास्ट। मैक्स, क्या हुआ मैक्स? डॉक्टर, डू समथिंग। डॉक्टर, कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा डॉक्टर। रिलैक्स मैक्स। डॉक्टर प्लीज सर, इस वक्त इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। इसका दर्द आपके इंजेक्शन से कम नहीं होगा डॉक्टर। तो फिर? इसे सीआईडी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। देखिए, आप एक बीमार को टॉर्चर नहीं कर सकते। तो फिर आप भी हमारा साथ दो। देखिए सर, ये सरासर गलत है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक कैंची दीजिए आप। देखिए, आप कैंची देते हैं या मैं खुद ले लूं?
देखिए सर, जलने की वजह से इन्हें बहुत दर्द हो रहा है और अच्छा, जब हम यहाँ आए थे तब तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था, और जैसे ही इसे हमारे बारे में पता चला इसका दर्द अचानक शुरू हो गया। 2 खून हो चुके हैं और इसे उनके बारे में सब मालूम है। इसे कुछ तो बताना ही पड़ेगा। आग कैसे लगी मैक्स? इसकी खाल का ये टुकड़ा बता देगा कि वाकई इसे दर्द हो रहा है या इसके ये आंसू एक खूनी के आंसू है। तो जिस बात का हमें शक था वही बात रिपोर्ट में आई है। नाखून में मिला हुआ स्किन का टुकड़ा उस आदमी की स्किन से पूरी तरह से मैच कर रहा है जो हॉस्पिटल में है। सर समझ में नहीं आ रही है मैक्स चाहता क्या था? क्या ये सिर्फ माँ बेटे को मारने के लिए रोम से इंडिया आया है? नहीं अभिजीत, 2 मामूली इंसानों को मारने के लिए यूरोप से आना इम्पॉसिबल। हो सकता है इन दोनों माँ बेटों के पास कोई ऐसी चीज हो जो यह आदमी हासिल करना चाहता था। सर अगर मैक्स ये काम करने के लिए रोम से मुंबई आया है तो जरूर इस शहर में वो कहीं ना कहीं तो ठहरा होगा। किसी होटल में या फिर किसी के घर में। अगर होटल में ठहरा है तो उसने अपना पासपोर्ट नंबर और डिटेल्स वगैरह तो लिखवाए होंगे। वहां से उसके बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। हाँ अभिजीत, मगर कुछ तो गड़बड़ है। एक माँ बेटे को मारने के लिए एक आदमी रोम से आता है, उन्हें टॉर्चर करता है और तभी आग लग जाती है। उस आग में ये माँ बेटे मर जाते हैं, लेकिन साथ में ये मैक्स मरते मरते बच जाता है। इसका मतलब है कोई और भी आदमी है जो इन माँ बेटों को तो मारना चाहता ही था, लेकिन साथ साथ इस मैक्स से छुटकारा पाना चाहता था। हमें 2 काम करनी चाहिए। उस जले हुए घर में वापस जाना चाहिए, शहर के छोटे बड़े होटल में जाकर इस मैक्स के बारे में पता करना चाहिए। अगर वो आदमी मैक्स यहाँ पर कोई फाइल्स या पेपर्स ढूंढने आया होगा तो अब तक तो वो सब जल के राख हो गया होगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है दक्ष? ऐसे सोचो कि हम हवा ढूंढ रहे हैं। कभी कभी हवा में बातें करने से भी कुछ ना कुछ हाथ लग जाता है। ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो। सर अदर सर, ये तो बहुत ही अजीब अंगूठी है। अंगूठी टीवी के अंदर छुपा के रखी गई? मतलब जरूर ये बहुत ही काम की होगी, नहीं तो कोई उसे टीवी में क्यों छुपा कर रखता? सर शायद मैक्स इसी अंगूठी को ढूंढता हुआ इस घर में आया होगा। टीवी में छुपा कर रखी थी अंगूठी तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। मगर हमने तो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश की थी, कुछ नजर नहीं आया इसमें। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर काम चलता तो मैं यहाँ बैठकर या तो भजन कर रही होती या फिर मक्खियां मार रही होती। प्लीज डोंट माइंड अभिजीत, ये फोरेंसिक लैब इसीलिए बना है कि अब ये अंगूठी बताएगी कि मैं कौन हूं। ये तो रिंग जैसा ही दिख रहा है। मैं जूम करती हूँ, 10 गुना बड़ा करके देखेंगे, और अगर उससे भी काम नहीं चला तो 100 गुना बड़ा करके। सर, ये तो कुछ सांप जैसा नजर आ रहा है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा। और भी कुछ दिखाई देगा शायद, मैं और जूम करती हूँ।
गोल गोल चक्कर। रिंग के अंदर बड़ी सफाई से डिजाइन बनाई गई है। डिजाइन के अंदर डिजाइन। सर, वहां पे कुछ लिखा भी हुआ है। थोड़ा और बड़ा करो। हाँ सर। थ्री रैट कैट 3। ये क्या नई मुसीबत है? 3 रैट कैट 3। ये अजीब सा कोड है। हॉस्पिटल में जो आदमी लेटा है उसे ही पता होगा ये 3 रैट कैट 3 क्या है। मैक्स, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अपने आप ही बता दो कहानी क्या है, समझे? इसकी तो आवाज एकदम से बंद हो गई। सारा दर्द गया कहां इसका? इसके मुंह में कोई इंजेक्शन लगा दिया क्या आपने? देखो, हमें यह भी पता चल गया है कि तुम रोम से उन्हें मारने के लिए आए थे। हमें पता चल गया है 3 रैट कैट 3 क्या है। मालूम है ना 3 रैट कैट 3 क्या है? 3 रैट कैट 3 क्या है? बताओ, बताओ। ये तो मर गया। कौन? अभिजीत ये जलने से नहीं मरा, लेकिन ये 3 रैट कैट 3 सुनते ही मर गया। ऐसा है क्या इस 3 रैट कैट 3 में? सर, 3 रैट कैट 3 का राज तो ये अपने पेट में दबा के ही मर गया है। अभिजीत, हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये ठहरा कहां था, किसी होटल में या किसी घर में। उसके बाद ही शायद पता चल जाए कि ये 3 रैट कैट 3 है क्या। ऊपर से देखने से तो ऐसा लगता है कि इस मैक्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मगर जब हम इससे मिलने गए तब तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था, और जैसे ही हमने इससे 3 रैट कैट 3 के बारे में पूछा, इसे दिल का दौरा पड़ गया। आखिर है क्या ये 3 रैट कैट 3? देखिए, अगर आप लोग मुझसे इस मुर्दे के बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो मैं बता सकती हूँ। ये चूहे बिल्ली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इस मैक्स के बारे में कुछ और मालूम होता तो शायद हम यहाँ आते भी नहीं। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी बात है जिससे हमें इस मैक्स के बारे में कुछ और पता चल जाए, सिवाय इसके कि ये हार्ट अटैक से मरा है। अगर आप लोग इसकी गर्दन उठाकर देखते तो आप लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्या है गर्दन पे? गर्दन पे नहीं, गर्दन के नीचे, इसके कोट पे, कोट के कॉलर पर लॉन्ड्री मार्क है। ये देखिए। लॉन्ड्री मार्क? किसी जुपिटर क्लब का निशान है रोम में। अब क्या? ऐसा लगता है हम वहीं के वहीं खड़े जहां से शुरुआत हुई। नहीं दया, ज्यादातर क्लब्स का दूसरे क्लब्स के साथ टाइप या अफिलिएशन होता है। हो सकता है इस क्लब का भी यहां किसी दूसरे क्लब के साथ अफिलिएशन हो। क्लब एंथीरियस, मुंबई। क्लब एंथीरियस, मुंबई। मार्क यहीं पर ठहरा था। यही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता है। क्लब एंथीरियस। वो यहाँ आया कब था? 9 दिन पहले आया था और तब से रूम नंबर T5 में रुका हुआ है। जरा वही 3 रैट कैट 3। और इस 3 रैट कैट 3 में ऐसा है क्या जिसको सुनते ही वो आदमी मर गया? सर, ये पहला वाला फोटो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है।
सिर्फ वही माँ बेटे हैं जिनका खून हुआ है। और दूसरी फोटो? तीसरी फोटो देखो। तीनों की फोटो एक साथ। ये लोग एक दूसरे को जानते होंगे क्या? लगता है ये फोटो चुपके से खींची गई है। कंप्यूटर में अच्छी तरह से देखो। देखो हमारे काम का कुछ और मिलता है क्या? सर। और तुम लोग कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, हर चीज की तलाशी लो। माय गॉड। सर वही फोटो वाला आदमी। लेकिन ये आदमी है कौन? उधर मैक्स मारा पड़ा हुआ है, इधर मैक्स के कमरे में ये आदमी मारा पड़ा है। उन चारों मरे हुए इंसानों का उस कोड के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। 3 रैट कैट 3। ये 3 रैट कैट 3 है क्या? बड़ा अजीब सा कोड है। 3 चूहे बिल्ली 3। वहां कमरे में एक आदमी मरा पड़ा हुआ है और किसी ने उसे देखा नहीं। हो सकता है ऐसा? कोई भी वेटर उस कमरे की सफाई करने के लिए अंदर नहीं गया। सर, क्लब का रूल है कि जब भी गेस्ट रूम में हो तो कोई कमरे में नहीं जा सकता। ये आदमी यहाँ पे आया कब था? 10 दिन पहले आया था सर, रोम से। रोम से? ये भी आया था रोम से? पहले क्यों नहीं बताया? क्या नाम है इसका? प्रणय मेहता। प्रणय मेहता। पहले प्रणय मेहता आता है रोम से, उसके पीछे पीछे दूसरे दिन खुनी भी आता है रोम से, सीधे रोम से आता है। तो वो प्रणय मेहता को मारने के लिए ही आया होगा। किस तरह का क्लब है ये, जहां किसी भी स्टाफ ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रणय अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सर, वो हमेशा से ज्यादातर अपने कमरे में रहते थे, इसीलिए। हमेशा से मतलब ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं? जी हाँ, ये हर 5-6 महीने में यहाँ आते थे और 10-15 दिन के लिए रुकते थे। कोई उनसे मिलने आता था यहाँ पे? जी नहीं, लेकिन एक बार इन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाकर मड के लिए टैक्सी लाने के लिए जरूर कहा था। मड में तो वो दोनों माँ बेटे भी रहते थे ना, मेघना और उसका बेटा। कहीं इन दोनों का इस आदमी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं? तीनों का ही खून हुआ है। अभिजीत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दो। डीएनए टेस्ट करवा और साथ में मेघना और उसके बेटे का भी डीएनए टेस्ट करवा। पता चल जाएगा इन लोगों का आपस में कोई रिश्ता था या नहीं। चलकर देखते हैं रूम नंबर T8, जहां पर यह प्रणय मेहता ठहरा था। थैंक गॉड, यहाँ पे कोई लाश नहीं। सर, जब वो यहाँ आए थे तो सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर आए थे। बैग? सर, कमरा तो खाली है, मगर कबर्ड में ये कोट है। कोट में क्या है? देखो। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। सर, यहाँ पे एक सेफ है। अभिजीत, सेफ को ब्यूरो ले चलो। नहीं सर, ये तिजोरी तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। गैस कटर मंगवाओ, उसी से काट के खोलते हैं। चलो सर। मैंने क्या किया साहब? मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लाया गया है? ये तिजोरी खोलनी है। ये काम तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। ज्यादा ड्रामा मत करो, चुपचाप सेफ खोलो। चलो। क्या है साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये कंप्यूटर वाली तिजोरियां होती है ना, वो हमारे समझ के बाहर होती है साहब। प्रेडिक्स भेजो से। चलो, एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। अभी तक ये कोड वर्ड 3 रैट कैट 3 इस्तेमाल नहीं किया है। हो सकता है इस कोड वर्ड से ये तिजोरी खुल जाए। सर, 3 रैट कैट 3 टाइप करके देखो।
मोबाइल फोन। अभिजीत देखो जरा, इस फोन से कौन कौन से नंबर पर फोन किए हैं और एसएमएस भेजे हैं। मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, इनबॉक्स एम्प्टी, डायल कॉल्स, नो नंबर। सर, इसे ना तो कोई फोन किया गया है, ना ही कोई मैसेज भेजे गए हैं। लगता है बिल्कुल नया फोन है। फिर तिजोरी में संभाल कर रखने की क्या जरूरत थी? इस फोन का जरूर उस 3 रैट कैट 3 से कुछ न कुछ संबंध है। इस फोन को खोल कर देखो। बैटरी में कुछ लिखा हुआ है, राम और श्याम 15 हफ्ते चले। ये देखिए सर, प्रणय मेहता के हाथों को पहले तो रस्सी जैसी किसी चीज से बांधा गया है, उसके बाद बेल्ट से इसे बुरी तरह से पीटा गया है। यहाँ तक कि जगह जगह पर चमड़ी निकल गई है, नीले निशान पड़ गए। शायद इसके मुंह से कुछ उगलवाने के लिए खूनी इसे तड़पा रहा होगा। हाँ, उसके बाद इसे डुबाकर मार दिया गया और दूसरे दिन खूनी ने जाकर माँ बेटे को मार दिया। ये आपने कैसे पता लगा लिया? ये तो क्लब में मरा था और वो माँ और बेटे मड में। सर, मैंने माँ बेटे और इनके डीएनए का टेस्ट किया है। वो लड़का इनका ही बेटा था और वो औरत इनकी पत्नी थी। ये फोटो देख के हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। किसी ने ये फोटो बहुत पहले खींची है, जब ये तीनों एक साथ थे। लेकिन ये आदमी क्लब में क्यों रह रहा था? अपने बीवी और बेटे के साथ मड में क्यों नहीं रह रहा था? क्या मालूम, मगर जैसे उस आदमी को पता चला कि इसकी बीवी और बेटा इसी शहर में रहते हैं, वो वहां फौरन भागा, उनसे पूछा और उन्हें तड़पा तड़पा के मार दिया होगा। मगर वो है क्या चीज जिसके बारे में खूनी पूछ रहा है? क्या पता चला? सर, मुझे लगता है इस कोड वर्ड का राम और श्याम फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। मगर सर, ये राम श्याम किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा है। क्या? राम और श्याम थिएटर। थिएटर? यस सर। राम और श्याम नाम के 2 थिएटर हुआ करते थे, जिन्हें तोड़कर अब प्राइड नाम का मल्टीप्लेक्स बना दिया गया। प्राइड? वो मड आइलैंड वाला? यस सर, उसका नाम पहले राम और श्याम था। मड से याद आया, वो क्लब का मैनेजर बता रहा था कि प्रणय मेहता ने भी मड जाने के लिए एक टैक्सी हायर की थी। तुम लोग एक काम करो, मड जाकर उस मल्टीप्लेक्स की अच्छी तरह से तलाशी लो। हो सकता है जिस सबूत का हमें इंतजार है वो हमें वहीं पर मिल जाए। कल आना, फिर देखेंगे। आइए सर। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को आया हूँ, कल नहीं आज। बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, पुरानी फिल्म और वीकडे की वजह से। हाँ, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है। सब प्लीज देख लीजिए। कल सुबह हम खुद आकर मिलेगा। राम और श्याम के कोड का मतलब तो हमने पता लगा लिया है। अब ये 15 हफ्ते चलेगी। शायद इसका मतलब सीट नंबर 15 से हो। 15 नंबर की जितनी भी सीटें हैं सब छान मारते हैं। Stop. पेन ड्राइव, इसे भी ध्यान से देखना होगा, कहीं इसमें भी तो कोई कोड वर्ड नहीं। इस पेन ड्राइव का राज क्या है, ब्यूरो में ही पता लगेगा। प्राइवेट नंबर कौन हो सकता है? हेलो, हमें पता चल चुका है कि तुम लोगों को सीट नंबर 15 के नीचे से क्या मिला है। कौन बोल रही हो तुम? हैं? देखो, ठीक 5 मिनट के बाद तुम्हारी गाड़ी रेड लैम्प के सिग्नल के सामने रुकेगी। वहाँ एक भिखारी तुम्हारी जीप के सामने आएगा। उसके कटोरे में तुम्हें सीट नंबर 15 के नीचे से मिला हुआ सामान डाल देना है, समझ गए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है जो तुम कहोगी वो हम करेंगे? मुझे मालूम था तुम कुछ ऐसा ही कहो। जरा अपनी सीट के नीचे झांक कर तो देखो। बॉम्ब है, यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट का वक्त है।
उसके बाद ये टाइम बॉम्ब फट जाएगा। इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना क्योंकि ये फौरन फट जाएगा। तुमको जो करना है कर लो, समझी तुम? और एक बात, हम लोग मरने से नहीं डरते, सर पे कफन बांध के निकलते हैं घर से। कौन कहता है कि हमारे देश में देश प्रेम नहीं है? तुम तो मरने तक को तैयार, लेकिन ये सोचा है कि 160 पावर का टाइम बॉम्ब जब फटेगा तो क्या होगा? आसपास के बेचारे लोग, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी वजह से बेमौत मारे जाएंगे। 2 मिनट का वक्त देती हूँ तुम्हें, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, तब तक सोच लेना। हेलो, समझ में आ गया मामला क्या है? अगर उसकी बात नहीं मानी तो बहुत सारे लोग बेमौत मारे जाएंगे। बॉम्ब भी काफी बड़ा है। एसीपी साहब को पहले फोन करते हैं। हाँ अभिजीत, कुछ मिला? सर 15 नंबर सीट के नीचे हमें एक पेन ड्राइव मिल गया है, मगर कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था। उसने हमारी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया सर, और उसका कहना कि पेमेंट डैम के सिग्नल पे एक भिखारी खड़ा हुआ है, ये पेन ड्राइव उसके कटोरे में डाल दो, नहीं तो हम सबको बॉम्ब से उड़ा देगा सर। जैसा उसने कहा है वैसा ही करो। और सर हम उसकी बात मान लें? हाँ देखो अभिजीत, हम अपने साथ मासूम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। सीट नंबर 15 के नीचे जो कुछ भी मिला है वो उस भिखारी के हवाले कर दो। ओके सर। उस भिखारी पर दूर से नजर रखना, लेकिन किसी भी तरह का खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को सही सलामत वापस देखना चाहता हूं ब्यूरो में, समझे? यस सर। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, कुछ नहीं कहा है मैंने। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दो बाबा। दया, भिखारी के पीछे जाओ। अभिजीत मैं तो ड्राइव कर रहा हूं। ड्राइव कोई भी कर लेगा दया, तुम फौरन भागो उसके पीछे। तुम लोग उतरो, जल्दी से गाड़ी के नीचे उतरो। नहीं सर, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अबे रुक, ओए, वो चीज जो हमने दी थी वो कहाँ गई? वो चीज कहाँ गई? वही है। गुड बॉय, समझदार निकले जो हमारी बात मान ली तुमने। और देखो ना, हम भी अपनी बात के कितने पक्के निकले। तुम्हें अब बचने का रास्ता भी बता रहे। बॉम्ब के ऊपर लाल और काले रंग के तार लगे, वैसे काले रंग के तार को फौरन काटो। कैसे भरोसा कैसे करें तुम पे? भरोसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। सच बता रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता। वो मैडम आई और लेके चली गई। कसम से साहब, सच बता रहा हूँ। अभिजीत, सब गड़बड़ हो गई। उस भिखारी से वो पेन ड्राइवर लेके भाग गई। माय गॉड, वापस थिएटर में चलो। ये बॉम्ब उस लड़की ने वहीं पे फिट किया होगा, वहीं पे कुछ ना कुछ पता चलेगा। अच्छी तरह पूछताछ करो, कहीं ना कहीं किसी ने तो देखा होगा उस लड़की को।
क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, सबसे पूछा, किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा है। अभिजीत, आदे, ये उस लड़की के बारे में जानता है। क्या जानते हो उसके बारे में तुम? साहब, एक लड़की अपनी गाड़ी में आई और मुझे 1000 रुपये का नोट देके बोली कि अपनी गाड़ी उसे आपकी गाड़ी के पास पार्क करनी है और मैं उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट ना करूं। साहब क्या करता, लालच में आ गया। उस कार के बारे में हमें और क्या बता सकते हो? कोई ऐसी बात याद करो जिसे हम उस कार को पहचान सके। साहब वो ग्रे रंग की होंडा यूटी कार थी। और हाँ, याद आया साहब, उसकी गाड़ी का जो आगे वाला कांच था उसके ऊपर अंधेरी डांडिया फंक्शन का एंट्री पास चिपका हुआ था साहब। अजीब औरत है, दिन में लोगों की जान से खेलती है, रात में डांडिया। यही लगती है वो ग्रे कलर की गाड़ी, और आगे वाले शीशे पर स्टिकर भी लगा हुआ है। वही है। फेड्रिक्स, तुम यहीं पे रुको, तब तक हम लोग जरा अंदर नजर मार के आते हैं। बिना लड़की की शक्ल देखे इतने सारे लोगों में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। सर, इससे तो अच्छा ये होगा कि हम बाहर जाकर कार के पास उसका इंतजार करें। आएगी तो वो वहीं। चलो। एक्सक्यूज मी, यस। ये आपकी गाड़ी है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम? हम लोग सीआईडी से हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके अलावा ये गाड़ी और कौन ड्राइव करता है? मेरी बहन ड्राइव करती है। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। उन लोगों ने इतने रुपयों का लालच दिया कि मैं मना नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आखिर ऐसा है क्या इस पेन ड्राइव में जिसके लिए उन लोगों ने तुम्हें इतने रुपयों का लालच दिखाया? बताओ। ठीक है सर, मैं बताती हूँ। प्रणय मेहता कौन था? प्रणय एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट प्रणय मेहता? हाँ, वो विश्व शांति संगठन के लिए काम कर रहा था। ओह, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, आतंकवाद को रोकने के लिए प्रणय एक ऐसे सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहे थे जिससे दो देशों के बीच के ऑफिसर्स और पुलिस सैटेलाइट के जरिए कॉन्फ्रेंस कर सके और उनके बीच की बातचीत और खुफिया जानकारी किसी भी तरीके से लीक ना हो सके। इस मिशन का नाम था 3 Rat Cat 3। प्रणय मेहता को मारा क्यों? क्योंकि प्रणय ही दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसे उस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड पता था। हमने उसे डराया, धमकाया, उसे ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की, लेकिन उसने पासवर्ड नहीं बताया और हमें उसे मारना पड़ा। बाद में हमें पता चला कि उसकी फैमिली भी इसी शहर में रहती है। हम वहां भी गए और उनसे पूछताछ की, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं बताया तो हमने उन्हें भी मार डाला और घर में आग लगा दी। और मैक्स तो तुम्हारा ही आदमी था ना? हाँ, वो रोम से प्रणय के पीछे आया था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे एक छोटे से घर में लगी हुई आग इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होगी।
हम सैल्यूट करते हैं प्रणय मेहता को और उसकी फैमिली को, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही लोग हमारे देश के असली हीरो हैं। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।